हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्त्री केसर यानी गुरु बीजाणुधानी यानी मेगा स्पोरेंजियम, बीजांड यानी ओव्यूल और भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो से के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्त्री केसर की बात करें तो जायांग जो होता है, स्त्री केसर का जो जायांग होता है पूरा, ये स्त्री जनन अंग का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री मतलब स्त्री केसर जो है वो या तो एक अंडपी हो सकते हैं या बहु स्त्री केसर यानी बहु अंडपी हो सकते हैं। एक पुष्प में या तो एक स्त्री केसर हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा स्त्री केसर हो सकता है। यहाँ पर अगर जायांग बहुअंडपी जो जायांग होते हैं, अगर एक पुष्प में बहुत सारे स्त्री केसर हों तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। युक्तांडपी यानी सिनकार्पस। इस प्रकार के जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे सरसों है, पॉपी है, गुड़हल है इसमें। और वियुक्तांडपी यानी एपोकार्पस में इस प्रकार के जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, जैसे चंपा, चमेली आदि। अगर हम एक स्त्री केसर की संरचना को देखें तो पुष्पासन, जिसमें पुष्प के सारे अंग लगे हुए होते हैं, बाह्य दल, स्त्री केसर एवं पुंकेसर, यह पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है स्त्री केसर का, सबसे नीचे का भाग, जो कहलाता है अंडाशय। और इसके बाद एक वृंत सा होता है, छोटा बड़ा, अलग अलग पुष्पों में इसका आकार अलग अलग होता है, इसे कहते हैं वर्तिका या स्टाइल। और अंत में यहाँ पर गुड़हल का दिया हुआ है, देखो इसमें 5 जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, 5 स्त्री केसर युक्तांडपी प्रकार के हैं। तो ये जो है इसका स्वतंत्र सिरा वह कहलाता है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। अब अगर हम अंडाशय की बात करें तो ओव्यूल यानी अंडाशय, इसको अगर आप काट के देखोगे तो इसके अंदर खोखली गुहा होती है। इस खोखली गुहा का जो दीवार होता है वह कहलाता है प्लेजेंटा, जिसमें एक वृंत के द्वारा या फिनिकल के द्वारा बीजांड यानी ओव्यूल लगा हुआ होता है। इस प्रकार बीजांड एक छोटी संरचना है जो एक वृंत या डंठल, जिसे बीजांड वृंत या फिनिकल कहा जाता है, अपरा के द्वारा यानी बीजांड के दीवार के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। बीजांड की काया को अगर हम देखें तो बीजांड वृत्त के साथ नाभिका क्षेत्र में संगलित होता है। बीजांड मुख्यतः अंडाकार होता है, वैसे तो बीजांड अलग अलग आकार का होता है लेकिन ज़्यादातर ये अंडाकार होता है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 इंटेग्यूमेंट होता है। यहाँ पर हम बीजांड की संरचना देख रहे हैं, कंप्लीट बीजांड की संरचना है। ये कहलाता है फ्यूनिकल यानी वृंत, जो अपरा से जुड़ा हुआ होता है। और वृंत के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है जिससे ये ओव्यूल लगा हुआ है, यह कहलाता है हाइलम यानी नाभिका। और इसके बाद का ये जो भाग होता है ओव्यूल का भाग, इसमें हम 2 प्रकार के आवरण देख रहे हैं। ये बाहर का बाह्य आवरण यानी आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये अंदर का आवरण जो कि अंतः आवरण या इनर इंटेग्यूमेंट कहलाता है। ये आवरण जो है वो पूरा ओव्यूल को घेरे हुए रहता है, लेकिन इसके एक सिरा जो है वो खुला रहता है, जो कहलाता है बीजांड द्वार। इसी बीजांड द्वार से पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो 2 आवरण, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर का जो भाग होता है यह कहलाता है बीजांड काय। और ये बीजांड काय जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो डेंस प्रकार का होता है, और सभी प्रकार के पोषक तत्व जो भ्रूण के लिए आवश्यक होता है वह इन बीजांड काय की कोशिकाओं में भरा हुआ रहता है। बीजांड काय के अंदर जो है वो एक्चुअल में फीमेल गैमीट के बनने के लिए भ्रूण कोश होता है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बना होता है, और ये 2 अगुणित प्रकार की कोशिका होती है। और इसमें प्रारंभ में 8 केंद्रक होता है, जो बाद में जाके 7 केंद्रक हो जाता है। ये हम इसकी संरचना डिटेल में और पढ़ेंगे। तो इस प्रकार एक बीजांड या ओव्यूल की संरचना होता है। माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला जो सिरा होता है यह चैलिजल सिरा कहलाती है। तो इस प्रकार ये जो है वो बीजांड की संरचना है। इसका आप लोग डायग्राम नोटबुक में बनाओगे, और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं गुरु बीजाणु जनन में। गुरु बीजाणु जनन की बात अगर हम करें तो गुरु बीजाणु जो है मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। और बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांडगाय के बीजांडधारी क्षेत्र में अलग होते हैं। ये विभाजित होकर प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका बनाती है। प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका गुरु बीजाणु जनन कोशिका के रूप में काम करती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें सघन जीवद्रव्य और एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है वो ये बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं बाहर की, और ये जो है वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, एक कोशिका। इसके अंदर अभी केंद्रक एक है और ये एक ही कोशिका है, इसका जीवद्रव्य सघन है। बाद में इसमें समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन पहले हो चुका है और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से पहले 2 कोशिका बनती है। ये गुरु बीजाणु द्वितीयक कहलाती है। इस प्रकार यहाँ पर 2 कोशिका बन गई, 2 केंद्रक युक्त। अर्धसूत्री विभाजन हमको पता है कि 2 बार होता है। एक बार जो है वो अर्धसूत्री विभाजन मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है, और बाद में जब ये 2 कोशिका फिर से समसूत्री विभाजन के द्वारा फिर 4 कोशिका बनाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर अब 4 कोशिका बन जाती है इनके डिवाइड होने से। गुरु युग्मक जनन यानी मेगा गैमेटोजेनेसिस में भ्रूण पूर्ण भ्रूण कोष बनने तक की सभी क्रिया आती है। इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिका बन गई है, और इन 4 कोशिका में से ज़्यादातर पादपों में केवल एक सक्रिय रहता है, और बाकी जो 3 कोशिका है वो बाद में या तो अल्प विकसित होती है, बाद में ये डिसअपेयर हो जाता है या पोषण के लिए काम में आता है। तो आगे चलकर यह जो एक क्रियाशील कोशिका है, इसी का केंद्रक डिवाइड होता है और फीमेल गैमीट का निर्माण करता है। ये जो कोशिका है ये भ्रूण कोश का निर्माण करती है, और इसके केंद्रक से लगातार डिवाइड होने के फलस्वरूप, विभाजन के फलस्वरूप पहले 2 केंद्रक बनेगा, फिर 4 केंद्रक बनेगा, फिर 8 केंद्रक बन जाता है। इस प्रकार एक फीमेल जो भ्रूण पोष होता है, फीमेल गैमीट का भ्रूण पोष, वह 8 कोशिकी या 8 केंद्र की होता है। तो इस प्रकार ये जो चौथी कोशिका है, ये चौथी कोशिका है। ये 3 जो है डिसअपेयर हो गए। चौथी कोशिका का केंद्रक पहले 2 केंद्रक में विभाजित होता है, और इसमें से एक जो है वो एक किनारे पर और दूसरा दूसरे किनारे पर चले जाता है। फिर से ये दोनों केंद्रक विभाजित होकर 2-2 यानी 4 केंद्रक बन जाते हैं। फिर से इनमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अब ये 8 केंद्रक हो गए। तो 4 केंद्रक एक सिरे पर और 4 केंद्रक एक सिरे पर होते हैं, यानी 4 केंद्रक जो है वो माइक्रोपाइलर सिरे पर होते हैं, और 4 केंद्रक जो है वो आपके चैलेजल सिरे पर होते हैं। माइक्रोपाइलर सिरे के 3 केंद्रक जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि एक मुख्य केंद्रक अंड केंद्रक, और 2 जो है वो इसके सहायक सिनर्जिट केंद्रक बनाते हैं, और एक जो है वो खसक कर बीच में ध्रुवी केंद्रक के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार चैलेजल सिरे पर जो केंद्रक है उसमें से भी 3 जो है यहाँ पर एंटीपोडल न्यूक्लियस का निर्माण कर देते हैं 3, और एक जो है वो बीच में खसक कर आ जाता है। तो ये जो है वो एंटीपोडल या प्रतिव्यासांत केंद्रक बन गए। इनमें से एक मुख्य अंडकोश केंद्रक बन गया, और 2 जो है उसको सहायक या सिनर्जिट केंद्रक बन गया, और 2 जो है वो ध्रुवी केंद्रक के रूप में यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। तो प्रारंभ में यहाँ पर जो भ्रूण कोश है वो 8 न्यूक्लियस युक्त होता है, लेकिन अंत में ये जो दोनों ध्रुवी केंद्रक है ये आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो केंद्रक हैं इनमें क्रोमोसोम्स जो है वो n है, अगुणित है। ये जो नीचे के 3 हैं और ये जो ऊपर के 3 हैं, इनमें क्रोमोसोम्स n है, यानी अगुणित है। ये दोनों भी अगुणित है, लेकिन बाद में ये दोनों केंद्रक एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, और ये द्विगुणित एक केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार प्रारंभ में भ्रूणपोष 8 न्यूक्लियाई होता है, और इसके फ्यूज़ हो जाने से फिर ये 7 न्यूक्लियाई हो जाता है।